नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का अगला टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, बुद्धि। क्योंकि कई हमने अधिगम के सारे कर लिए भाई सिद्धांत। आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है भाई बुद्धि। देखो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, क्योंकि अभी जो एस्टेट होने वाला है और एक यूपी टेट जो कैंसिल हो गया था वो भी शायद अभी है, दिसंबर में 24 या 25 तारीख को। और एस्टेट तो ये अभी है बिल्कुल ही 18 और 19 तारीख को। सी टेट की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान है, इसलिए मैंने करवाना जरूरी समझा, क्योंकि प्रश्न आएगा जरूर और आप सिर्फ देखोगे इतने में ही आपके याद हो जाएगा। बिल्कुल आप धैर्य से और बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए, पहले फिर लिखेंगे। देखो भाई बुद्धि क्या है। बुद्धि वैसे तो अगर आप से पूछे हम बुद्धि क्या है तो अलग अलग आप परिभाषा अपने हिसाब से दोगे, लेकिन हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि बुद्धि है क्या। मनोवैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च में अपने बुद्धि के बारे में तथ्य हमारे सामने रखे हैं, उनकी जानकारी हम लेंगे भी। बुद्धि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है भाई, अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त, देखो दो शब्द हम इस यहाँ प्रयोग करेंगे भी, एक तो मूर्त और एक करेंगे अमूर्त। देखो मूर्त, मूर्त का अर्थ होता है बिल्कुल आपके सामने जो चीज है ना, जिसे आप देख सकते हो, वो तो होते है भी मूर्त। और जिसको आप नहीं देख सकते, अब बुद्धि को क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हो उसकी योग्यताओं से, उसकी पद प्रतिष्ठा से, वो अनुमान लगा सकते हो आप। उसको क्या बोलेंगे भी, अमूर्त। यानी कि वो चीजें जो दिखाई नहीं देती वो होती है अमूर्त, और जो दिखाई देती है वो कौन सी होती है भी, मूर्त। तो बुद्धि क्या दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो हम सबसे पहली विशेषता भी है, और ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बुद्धि क्या है, मूर्त संप्रत्यय या अमूर्त संप्रत्यय। तो आपको क्या बताना है भाई, अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि क्या है? अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त यानी कि जो दिखाई नहीं देती, अमूर्त संप्रत्यय। अब देखो बुद्धि है क्या, वैसे देखते हैं एक बार बुद्धि क्या है भाई। बुद्धि क्या है? योग्यताओं का नाम बुद्धि है। हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं आपके अंदर है वो क्या है, बुद्धि है भाई। और आज वर्तमान के अनुसार यदि हम देखें तो जीवन में जो हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने की जो योग्यता है वो है बुद्धि, आप बोल सकते हो इसको। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि बुद्धि की परिभाषा हम देखें तो बुद्धि की परिभाषा क्या है भाई, समायोजन की क्षमता बुद्धि है। यानी कि समायोजन होता है भाई, किसी भी वातावरण में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना क्या है, समायोजन। और जो समायोजन की जो योग्यता आपके अंदर है वही बुद्धि है। तो अब हम लिखेंगे भाई कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि की परिभाषा हम लिखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देखो बुद्धि क्या है भाई, समायोजन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से या आप ये लगाओ कि एक संपूर्ण परिभाषा बुद्धि की हम क्या लिखेंगे, बुद्धि समायोजन की और सीखने की। सीखने को हम क्या बोलते हैं, अधिगम। हमारा अधिगम का हो चुका है, तो अब आप लोग समझते हो अधिगम क्या है, सीखना। तो सीखने की या अधिगम की योग्यता आप बोल सकते हो इसको। अधिगम की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अधिगम की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है। और अमूर्त चिंतन की, अमूर्त यानी कि जो चीज हमारे सामने नहीं है उसका भी हम चिंतन कर सके, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है भाई। बुद्धि समायोजन की, अधिगम की और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये है भाई बुद्धि की संपूर्ण परिभाषा। तीन चीजें आपको यहां याद रखनी है, क्या, अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखो योग्यता है, और योग्यता भी किस प्रकार की है, एक तो क्या है भाई, समायोजन की। किसी भी परिस्थिति में हमें समायोजन आना चाहिए। और दूसरी बात कौन सी योग्यता है, अधिगम की, सीखने की।
सीखने की आप बोल सकते हो, आप सीखने की योग्यता होनी चाहिए। और तीसरी क्या है भाई, अमूर्त चिंतन की, जो हमारे सामने नहीं है उसके ऊपर भी हम चिंतन कर सके, विचार कर सके, वो क्या है, बुद्धि है भाई। यदि आपके पास बुद्धि है तो आप में ये 3 प्रकार की योग्यताएं हैं। समायोजन की योग्यता भी होनी चाहिए, सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होनी चाहिए। तो बुद्धि क्या है भाई, अमूर्त संप्रत्यय है, दिखाई नहीं देता तो अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि समायोजन की, अधिगम की और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये तो है भाई परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैसे आप किसी भी तरह से बुद्धि को समझना चाहते हो तो आप देख लो, जो भी योग्यता है या जीवन की समस्याओं को हल करने की योग्यता बुद्धि ही है। आप ये लगाओ कि जीवन आपके सामने अनेक कठिनाइयां आती हैं और उसका समाधान यदि आप ढूंढ लेते हो तो आप बुद्धिमान हो। और कई लोग ऐसे होते हैं समस्याएं ढूंढ नहीं पाते और फिर कुछ अनहोनी करते हैं, तो उनके पास बुद्धि नहीं है, ये आप कह सकते हो। और विशेषताएं भी इसकी महत्वपूर्ण है, वो आगे लिखेंगे। बुद्धि जन्मजात होती है भाई। अब देखो, ये है बुद्धि की परिभाषा लिखी हमने। अब हम लिखेंगे भाई बुद्धि की कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और वो पूछ लेते हैं भाई, कई बार पूछे हुए हैं बुद्धि से प्रश्न। अब सबसे पहले तो आपको ये परिभाषा याद करनी है और योग्यता कैसी है, 3 शब्द ही तो आपको याद करने हैं कि सीखने की योग्यता होनी चाहिए, समायोजन की और अमूर्त चिंतन की। अब हम अलग अलग परिभाषा देखते हैं कुछ विद्वानों की, जो कई सीटेट वगैरह में, कई परीक्षाओं में पूछी गई है भाई। सबसे पहले भी हम लिखेंगे बुद्धि की परिभाषाएं। तो यहाँ ये तो सर्वमान्य परिभाषा है, सबके द्वारा बताई गई है, लेकिन वैसे अलग अलग परिभाषाएं। तो यहाँ लिखो भाई आप परिभाषाएं, कोई सा भी मार्कर नहीं चल रहा। परिभाषाएं क्या है, सबसे पहले लिखो भाई फ्रीमैन की। फ्रीमैन की परिभाषा बिल्कुल आसान है। जो ये वाली परिभाषा है ये फ्रीमैन ने ही दी है, यानी कि बुद्धि समायोजन की, अधिगम की और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये ऐसे के ऐसे यहां लिख लो, ये फ्रीमैन की है। ये पूछा जाएगा कि ये बुद्धि की परिभाषा किसने दी है, तो फ्रीमैन ने। तो लिखो भाई बुद्धि समायोजन की, सीखने की, या अधिगम लिख सकते हो आप, सीखने की और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये परिभाषा दी है भाई फ्रीमैन ने और ये कई परीक्षाओं में पूछी गई है, महत्वपूर्ण है, आप इसको मान के चलिए। देखो बकिंगम की परिभाषा भी पूछी गई है, थॉर्नडाइक की परिभाषा भी एक बार पूछी गई है। ये परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी भी। अगली परिभाषा लिख लो भाई बकिंगम की, बिल्कुल आसान है भाई बकिंगम की परिभाषा। बकिंगम, देखो बकिंगम क्या है भाई, ये इंग्लैंड में जो राज घराने का जो पैलेस है ना, उसको भी बकिंगम बोलते हैं। और एक यूनिवर्सिटी भी है वहां पे, यूनिवर्सिटी का नाम भी है बकिंगम। तो बकिंगम ये यहाँ मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक परिभाषा दी है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बिल्कुल आसान है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। देखो इन्होंने क्या कहा है, सिर्फ सीखने की योग्यता। बकिंगम ने क्या कहा, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बकिंगम ने कहा है। अगली देखेंगे भी हम टर्मन की परिभाषा, टर्मन ने भी पूछा है। देखो ये बुद्धि शब्द का प्रयोग भी पूछा जाता है कई बार। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो यही लिख लो 1885 ईस्वी में फ्रांसीसी गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया था भाई। तो देखो बुद्धि शब्द का प्रयोग, यहां लिखेंगे हम बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बुद्धि शब्द का आप जो बता रहे हो ना, ये बीने, एल्फ्रेड बीने, इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में। ये हम कह रहे हैं भाई बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1885 ईस्वी में किया था। और किसने किया था भाई, फ्रांसिस गाल्टन ने।
इन्होंने किया था भाई बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में। ये इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टन। अब अगली परिभाषा देखेंगे भी हम टर्मन की, यही लिख लो भाई। टर्मन ने क्या कहा है कि टर्मन ने कहा कि अमूर्त चिंतन करने की विभिन्न योग्यताएं क्या है? बुद्धि है भाई। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की विभिन्न योग्यताएं हैं। अमूर्त चिंतन करने की विभिन्न योग्यताओं का नाम है या विभिन्न योग्यताएं हैं। विभिन्न योग्यताएं या योग्यताओं का नाम बुद्धि है। इन्होंने कहा कि जो अमूर्त चिंतन करते हैं ना, हम विभिन्न तरीकों से, विभिन्न योग्यताओं से अमूर्त चिंतन करते हैं, उसका नाम ही क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा भाई? टर्मन ने। अब हम देखते हैं भाई, क्योंकि देखो बुद्धि बुद्धि याद आते ही आपने अभी बोला कि अल्फ्रेड बिने और टर्मन, क्योंकि इन्होंने अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। और देखो एक बात और याद रखना कि विशेषता में भी लिखेंगे, यहाँ फिर लिख लो कि जो अमूर्त चीजें होती है ना, उनका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, सिर्फ मापन कर सकते हैं। तो बुद्धि का केवल मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप लिख लो, आगे विशेषता में भी लिखवाएंगे। अगली परिभाषा देखिए भी, अल्फ्रेड बिने की ही परिभाषा देखते हैं हम। अगली परिभाषा बुद्धि से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, और बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक दो बार इस क्लास को सुन लिया तो भी आप आसानी से कर सकते हो यहां से प्रश्न। अब देखना भाई, आगे लिखो बिने की परिभाषा। बिने ने क्या कहा है भाई? देखो ये कहीं ऐसे लिखा मिल जाता है बिने, कहीं बिल्कुल ऐसे लिखा मिल जाता है बिने। तो ये अल्फ्रेड बिने की बात चल रही है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि की परीक्षा के परिभाषा क्या दी है भाई? कि इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना की योग्यता। देखो सबसे पहले तो क्या ज्ञान, व्यक्ति को ज्ञान होगा, बुद्धि होगी तो ज्ञान, आविष्कार, आविष्कार करने की योग्यता होगी तो भी उसमें क्या है? बुद्धि है। ज्ञान, आविष्कार और भाई निर्देश देने की, निर्देश भी तो वही देगा, निर्देश और आलोचना की योग्यता। आलोचना होती है भाई किसी के गुण दोषों का वर्णन करना, यानी कि आलोचना। आलोचना का मतलब ये नहीं है कि आलोचना हम किसी की बुराई करें सिर्फ, नहीं। आलोचना यानी कि उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके गुणों का भी और दोषों का भी। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना की योग्यता बुद्धि है। ये कहा भी अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के बारे में। अगली परिभाषा लिखो भाई वुडवर्थ की। ये वुडवर्थ की भी पूछी गई है भाई। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, बिल्कुल आसान है, ये तो छोटी सी परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा भाई? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। और देखिए रास है, एक रोस आप बोल सकते हो। इनकी परिभाषा सीटेट में पूछी गई है भाई एक बार, तो अब भी पूछ सकते हैं। इनकी परिभाषा लिखो आप। नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन की योग्यता क्या है? बुद्धि है। तो लिखो यहां नवीन परिस्थितियों से, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन बुद्धि है। ये मानना है भाई रोस का। ये परिभाषा दी है भाई इन्होंने, रोस ने। ये है भाई बुद्धि की कुछ परिभाषाएं जो हमने देखी। बुद्धि क्या है भाई? अमूर्त संप्रत्यय है। और ये परिभाषाएं दी हैं इन्होंने। और अगर
वैसे आपसे एक परिभाषा पूछी जाए तो आप फ्रीमैन वाली परिभाषा देंगे कि योग्यता, बुद्धि योग्यता है समायोजन की, अमूर्त चिंतन की और सीखने की। बुद्धि क्या है? यही तो योग्यता है, बुद्धि। अब देखेंगे भाई हम, ये बीने वाली भी पूछी गई है भी, याद रखना क्या? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना की योग्यता। देखो यदि आपको ज्ञान दे सकते हो आप किसी को तो योग्यता है ना वो आपको, आप अध्यापन कार्य कर रहे हो, या फिर आविष्कार कर सकते हो, कोई भी आविष्कार करोगे तो उसके लिए भी बुद्धि की जरूरत है। और निर्देश देना, अब निर्देश ये तो है नहीं कि आप कुछ योग्य भी नहीं हो और किसी को निर्देश कौन मानेगा आपका? निर्देश वही व्यक्ति दे सकता है जिसमें कुछ योग्यता है, तो निर्देश देने की योग्यता है। और आलोचना, अब आलोचना उस आलोचना से मत जोड़ना जो निठल्ले लोग करते हैं कि आलोचना कर दी, किसी बैठे हुए पूरे दिन वो ऐसा है, उसका ये, उसका वो आलोचना नहीं। यहाँ आलोचना का मतलब होता है किसी के गुण दोषों की व्याख्या करना। और गुण दोष यदि आपके अंदर बुद्धि है तो ही आप परख सकते हो कि इस आदमी में ये गुण है और ये दोष है, वो ये योग्यता है तो क्या है भाई, फिर वहाँ बुद्धि है। ये मानना है किसका? एल्फ्रेड बिने का। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये परिभाषा। अब देखते हैं हम बुद्धि के प्रकार, क्योंकि बुद्धि के प्रकार से ही अभी प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में। तो बुद्धि के प्रकार, बुद्धि 3 प्रकार की होती है भाई। देखो 2 मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने बुद्धि के प्रकारों की चर्चा की है या बुद्धि का विभाजन किया है। ये भी अपने आप में प्रश्न है कि किन विद्वानों ने या कितने विद्वानों ने बुद्धि का विभाजन किया है। तो 2 विद्वान है भाई, एक तो कौन है भाई? थोर्नडाइक है और एक कौन है? गैरिट। दोनों ने बुद्धि के प्रकारों की व्याख्या की है। दोनों ने 3 भेद बताए हैं बुद्धि के, कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, दोनों ने बताया है। तो देखेंगे भी हम बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, अब बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं भाई? देखो 3 प्रकार होते हैं बुद्धि के, लेकिन 2 मनोवैज्ञानिकों ने, एक तो लिखो भाई थॉर्नडाइक और एक लिखो भाई गैरिट। इन दोनों ने बुद्धि के प्रकारों की चर्चा की है। इन्होंने भी बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं और इन्होंने भी बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं, यानी कि इन्होंने भी 3 प्रकार की बुद्धि बताई है और इन्होंने भी। थोड़ा सा नाम में अंतर है, बाकी व्याख्या एक ही है। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? थोर्नडाइक ने सबसे पहले कहा यांत्रिक बुद्धि, कि एक तो जो सबसे पहले तो सिर्फ नाम याद करो आप, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सीधा सीधा प्रश्न आएगा। फिर थोर्नडाइक के अनुसार पूछेंगे बुद्धि के कौन सा प्रकार है या कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखो पहला तो क्या है भाई? यांत्रिक बुद्धि, और दूसरा क्या है थोर्नडाइक के अनुसार? अमूर्त बुद्धि, और तीसरा है भाई सामाजिक बुद्धि। अब देखो यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है, और फिर इसमें यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और एक और डाल दिया जाएगा मूर्त बुद्धि। तो वो आपका उत्तर है कि भी मूर्त बुद्धि नहीं माना। इन्होंने क्या माना है? यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थोर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भेद किए हैं, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब गैरिट देखिए, गैरिट ने थोड़ा सा अंतर यहाँ किया है बस। इन्होंने कहा यांत्रिक बुद्धि, गैरिट ने क्या कहा? गैरिट के अनुसार भी बुद्धि के 3 भेद है भाई, मूर्त बुद्धि। इन्होंने क्या कहा है? मूर्त बुद्धि। अब देखो वहां डाल दिया थोर्नडाइक के अनुसार, तो फिर मूर्त बुद्धि नहीं कहेंगे हम। वहां थोर्नडाइक के अनुसार है ये यांत्रिक बुद्धि, इन्होंने क्या कहा है? मूर्त बुद्धि। दूसरे नंबर पे क्या है भाई? अमूर्त बुद्धि, गैरिट के अनुसार है भाई ये, और तीसरे नंबर पे है सामाजिक बुद्धि। ये भेद किए हैं अलग अलग, सिर्फ एक भेद आपको अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ मूर्त शब्द का इस्तेमाल किया गया और यहाँ यांत्रिक का। बात एक ही है, यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहते हैं, लेकिन देखो इन्होंने तो नाम दिया है यांत्रिक, और नाम से पूछा जाएगा थोर्नडाइक से तो फिर आपको यही नाम बताने हैं, अपनी तरफ से अलग बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ लिखवाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है, वही बताने हैं अभी आपको। गैरिट के अनुसार पूछेंगे तो फिर ये बताने हैं अभी। अब हम देखते हैं इनके अंदर कि यांत्रिक बुद्धि कौन सी होती है, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि कौन सी होती है, और फिर यहाँ से जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो बताएंगे भी आपको।
इनको लिखो। अब देखो भाई थोर्नडाइक के अनुसार या किसी के अनुसार भी लगा लो, अब एक एक का हम अध्ययन करेंगे इनके अंदर क्या है। तो सबसे पहले अब ये तो देखो दो मनोवैज्ञानिकों ने, सबसे पहले आपसे प्रश्न किस तरह पूछा जा सकता है कि बुद्धि के भेदों की चर्चा किसने की है, गैरिट ने, थोर्नडाइक ने, या दोनों ने, या किसी ने नहीं। तो फिर आप दोनों बताओगे भी, गैरिट ने भी और थोर्नडाइक ने भी। और फिर ये इस तरह का प्रश्न तो आपके पूछा गया है सीटेट में भी और अभी जो परीक्षा हुई थी आपके उसमें भी। अब देखो हम देखेंगे यांत्रिक बुद्धि के बारे में या मूर्त बुद्धि के बारे में, ये है क्या। देखो सबसे पहले हम बुद्धि के प्रकार में रखेंगे भाई, पहले नंबर पे क्या है, यांत्रिक बुद्धि। अब यांत्रिक बुद्धि को ही हम बोलते हैं भाई मूर्त बुद्धि, इसी का नाम है भी मूर्त बुद्धि। और देखो एक बार यूपी टेट में या पता नहीं राजस्थान में एक प्रश्न पूछा गया, परीक्षा में आया भाई, पिछली किसी भी कहीं की हो वो, कि व्यवहारिक बुद्धि कौन सी बुद्धि का नाम है। तो व्यवहारिक बुद्धि यांत्रिक बुद्धि है भाई, उसका उत्तर या मूर्त बुद्धि। तो इसी को हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहेंगे, व्यवहारिक बुद्धि, इसी का नाम है भाई यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या फिर व्यवहारिक बुद्धि। अब देखो ये है क्या, स्थूल बुद्धि भी आप इसको कह सकते हो, इसका दूसरा जो नाम है वो है स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि यानी कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि जो दिखाई दे आपको, वो वाली बुद्धि क्या है, यांत्रिक बुद्धि यानी कि यंत्रों के प्रयोग के द्वारा जो कार्य हम करते हैं, यंत्रों के प्रयोग के माध्यम से, जैसे आप देखो कोई कार्य करते हो किसी यंत्र की सहायता से, वो यांत्रिक बुद्धि हो गई। तो लिखो अब इसमें कि उपकरणों के प्रयोग के द्वारा समझना, क्योंकि ये प्रश्न देखो यहां लिखना चाहो तो आप लिख लो कि यंत्रों के प्रयोग से कार्य करने की योग्यता, यंत्रों के प्रयोग से हम कार्य कर रहे हैं अभी, कार्य करने की योग्यता कौन सी है अभी, यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे हम। या उपकरणों के प्रयोग से, वही बात अभी यंत्र या उपकरण। देखो एक बार प्रश्न पूछा गया है सीटेट में कि उपकरणों के प्रयोग से कार्य किए जाते हैं, वो कौन सी बुद्धि का में शामिल किया जाएगा, तो यांत्रिक बुद्धि में रखेंगे हम भाई उसको। अब देखो यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो देखते हैं भाई। जैसे देखो एक बार प्रश्न यहां से पूछा गया है कि जो इंजीनियर होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं भाई अभियंता, कि अभियंता में कौन सी बुद्धि होती है। इंजीनियर जो होते हैं ना उनमें यांत्रिक बुद्धि होती है भाई। तो लिखो जैसे अभियंता लिखो आप या इंजीनियर, अभियंता है उनमें क्या है ये वाली है। और कारीगर वास्तुकार ये होते हैं ना भाई, जैसे कारीगर हैं, वास्तुकार हैं, यंत्रों का प्रयोग करते हैं ना ये किसी काम को करने के लिए। या फिर जैसे देखो इतिहासकार हैं, इतिहासकार यंत्रों का प्रयोग नहीं। देखो जैसे जो दिखाई देता है वो इतिहास है, ये नहीं। आप इतिहास किसे कहते हैं, देखो हमने एक क्लास में बताया था कि इतिहास क्या है भाई, जो साक्ष्य है ना जो लिखे हुए हैं उनको हम एक संग्रह कर लेते हैं, वो क्या है इतिहास। यानी कि वो चीजें हो चुकी हैं पहले, उसमें नया कुछ नहीं आपको चिंतन करने की जरूरत, सिर्फ आपको समझना है कि उस समय ये हुआ था। वो क्या है इतिहासकार भी। और डॉक्टर भी, देखो डॉक्टर एक बार पूछा गया कि डॉक्टर कैसे, डॉक्टरों में कैसी बुद्धि होती है। अब डॉक्टर यांत्रिक बुद्धि होती है डॉक्टरों में। डॉक्टर को आप जाते हो तो वो ये नहीं है कि आपको देखते ही बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी है, या तो आप उनको बताओगे मुझे थकान है, बुखार है, जुकाम है, तो वो उस हिसाब से आपको दवाई देंगे। या फिर आप क्या करोगे, वो टेस्ट लिखेंगे कुछ, वो टेस्ट वगैरह आपके होंगे, एक्सरे होंगे या कुछ भी होगा, उसको देख के वो आपको क्या दवाई देंगे। तो यानी कि मूर्त बुद्धि है उनके अंदर, जो दिखाई देता है उसी को वो फॉलो करके अपने जो योग्यता बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं। तो वो क्या है भाई मूर्त बुद्धि में रखेंगे हम।
इसी तरह से वास्तुकार को भी, कारीगर को और अभियंता को भी। तो यहां से पूछा जा सकता है, देखो ये वाला पूछा गया है कि अभियंता में कौन सी बुद्धि होती है, तो यांत्रिक बुद्धि होती है भाई। मैकेनिक भी पूछा गया है, तो उसमें भी कैसी भी यांत्रिक बुद्धि होती है, और डॉक्टर में भी। अब देखो भाई दूसरा है बुद्धि का जो प्रकार है वो है भाई अमूर्त बुद्धि। इनको लिखो, इनको पहले, फिर हम आगे चलते हैं। अब जो दूसरा बुद्धि का जो प्रकार है वो है भाई अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त होता है जो दिखाई नहीं देता, यानी कि जिसमें चिंतन मनन की क्षमता है या जिसमें चिंतन करने की आवश्यकता है, उस प्रकार के कार्य में हम अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करेंगे। और वो किस किस में होती है वो देखेंगे भाई। तो दूसरा जो बुद्धि का प्रकार है, देखो भाई ये व्यवहारिक बुद्धि को याद रखना। व्यवहारिक बुद्धि यांत्रिक बुद्धि को कहते हैं, अमूर्त बुद्धि भी यांत्रिक बुद्धि को कहते हैं, और स्थूल बुद्धि भी, क्योंकि ये दूसरे नाम पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब देखो भाई दूसरा जो है वो अमूर्त, दूसरा प्रकार बुद्धि का है भाई अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि क्या है भाई? जिसमें तर्क वितर्क की क्षमता हो, उस प्रकार वो किसमें होगी भाई? तर्क वितर्क करने की क्षमता होगी, उसमें तार्किक चिंतन होगा, वो क्या होता है? अमूर्त बुद्धि। उसमें कैसी बुद्धि होगी भाई? अमूर्त बुद्धि। तो लिखो तर्क वितर्क की क्षमता या उच्च प्रकार का चिंतन करने की क्षमता जिसमें होती है। तर्क वितर्क की क्षमता या आप कह सकते हो या उच्च चिंतन करने की, उच्च चिंतन क्षमता होती है। वो कैसे होते हैं भाई? वो होते हैं भाई अमूर्त बुद्धि होती है उन लोगों में जिनमें तर्क वितर्क की क्षमता होती है, उच्च लेवल का जो चिंतन कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे भाई क्या? अमूर्त बुद्धि है उन लोगों में। जैसे हम देखेंगे, जैसे दार्शनिक है भाई, फिलोसोफर जिसको आप बोलते हो, वो बोलते हैं क्या होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि आज समाज ऐसा है, लेकिन समाज कैसा होना चाहिए, जो आदर्शात्मक जो सोच होती है ना, एक आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए, वो जो चिंतन होता है वो दार्शनिक लोग करते हैं। तो दार्शनिक इसमें आएंगे भाई, दार्शनिक आएंगे इसमें भाई। और कौन आएंगे भी? देखो इसमें जैसे चित्रकार आएंगे, कलाकार आएंगे, चित्रकार आएंगे भी अपने चिंतन के द्वारा। देखो कैसे कैसे चित्र बना देते हैं, पेंटर आप जिनको बोलते हो। और फिर देखिए भाई इसमें कवि भी आएंगे भाई, कवि भी देखो चिंतन करके कैसी कैसी रचनाएं कर देते हैं। या फिर आप अध्यापक, अध्यापक में तो देखो सभी प्रकार का चिंतन होता है भाई, उसमें तो मूर्त भी है, अमूर्त भी है, सब तरह का होता है, सामाजिक भी है। तो ये ऐसे लोग हैं भाई, इनमें क्या होता है भाई? अमूर्त बुद्धि होती है भाई। अब देखो मैथ टीचर, एक बार पूछा गया है कि गणित के अध्यापक में किस प्रकार की बुद्धि होती है। अब गणित के अध्यापक में क्या होगा भाई? तर्क वितर्क, तर्कों पे आधारित होता है। हर कंसेप्ट क्या होता है? तर्क पे आधारित होता है। उसमें कैसी है भाई बुद्धि? अमूर्त बुद्धि है। यानी कि आप बता सकते हो मैथ के अध्यापक में कैसी है? अमूर्त बुद्धि है भाई। अब तीसरा हम देखेंगे भाई सामाजिक बुद्धि, जो बुद्धि का प्रकार है तीसरा। देखो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, दार्शनिक में कौन सी बुद्धि है, कलाकार में, चित्रकार में, कवि में, या भी मैंने बताया था भाई गणित अध्यापक में ये पूछे गए हैं भाई। लेकिन देखो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक को आप ये मत मान लेना ये गणित अध्यापक है, और यदि साइंस के अध्यापक को फिर पूछेंगे तो क्या उसमें रखेंगे फिर यांत्रिक में, क्योंकि वो विज्ञान जो है जो दिखाई देता है उसी पे विश्वास करता है। आत्मा, परमात्मा, इन चीजों पर विज्ञान विश्वास नहीं करता, और जो दिखता है उसी के ऊपर क्या फिर वो शोध कार्य किए जाते हैं, ढूंढा जाता है उनको। तो उसको फिर यांत्रिक बुद्धि में रखेंगे हम, विज्ञान अध्यापक को, साइंस टीचर को। अब अगला हम देखेंगे भाई सामाजिक बुद्धि क्या है।
सामाजिक बुद्धि तो देखो, जो सामाजिक मनुष्य है ना भाई, समाज में जो रहते हैं, यानी कि समाज में जो रहते हैं और समाज से जुड़े होते हैं और समाज को ही प्रभावित करते हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, वो क्या होते हैं सामाजिक। वैसे तो सभी है भाई, समाज में तो सभी रहते हैं, अध्यापक भी, वैज्ञानिक भी, सामाजिक तो सभी है। लेकिन वो अब हम देखेंगे यहाँ बुद्धि किस प्रकार की समाज में है। वो सामाजिक आदमी, आप उसको कह सकते हो कि वो समाज कम मेहनत में और ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। जैसे राजनेता है भाई, वो समाज में रहते हैं और वो ऐसा क्या करते हैं, कोई डिग्री नहीं, उनके पास कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वो क्या करते हैं भाई, कुछ ऐसे उनको सामाजिक लोगों को प्रभावित करना आता है और वो नेता बन जाते हैं और सब कुछ होता है। फिर उनके अंडर में हम लोग और बुद्धिजीवी सभी काम करते हैं। तो हम जो तीसरा जो प्रकार है भाई बुद्धि का, वो क्या है, सामाजिक बुद्धि। अब सामाजिक बुद्धि देखो, सामाजिक बुद्धि में क्या है, समाज में रहने वाले व्यक्ति, जैसे देखियो इसमें हम क्या देखेंगे भाई, जैसे राजनेता है। अब पूछा जाएगा आपसे कि राजनेता में कैसी बुद्धि होती है, तो देखो राजनेता में बुद्धि होती है अभी सामाजिक बुद्धि। इसी तरह से राजनेता चाहे छोटा हो बड़ा हो, सरपंच से लेकर पंच से लेकर आप बड़े से बड़े नेता, किसी की भी बात चल रही है तो वहां क्या होगा भाई, चाहे आप सरपंच लगा लो यहाँ या पंच लगा लो, ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे, या समाज सेवी है कोई, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है भाई। फिर वो समाज सेवी तो अध्यापक भी है, लेकिन उनमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो सीधे समाज से ही जुड़े होते हैं, वो क्या है, उनमें सामाजिक बुद्धि होती है भाई। ये हमने देखे भाई बुद्धि के प्रकार। अब इसके बाद हम देखेंगे भाई बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे भाई बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताओं से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, और ये बुद्धि के प्रकार आपको याद रखना है। गैरिट के अलग से एक ही, तो सिर्फ यांत्रिक को उन्होंने मूर्त कह दिया और सब एज इट इज है। अब देखेंगे भी हम बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताओं में हम इनकी परिभाषाओं को शामिल कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो विशेषताएं हैं भाई। बुद्धि क्या है भाई, देखो सबसे पहली विशेषता क्या है, बुद्धि जन्मजात है, बुद्धि प्राकृतिक है, यानी कि हमें जन्म के समय से ही मिलती है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है भाई, जन्मजात है, या आप बोल सकते हो कि बुद्धि प्राकृतिक है, इसको आप प्राकृतिक भी बोल सकते हो। यानी कि हमें मिलती है, ये प्रकृति से ही मिलती है हमें बुद्धि, ये नहीं है कि हमें अलग से कहीं से अर्जित करनी पड़ेगी, या वो हम बुद्धि का विकास बाद में करते हैं, परिवर्तन बुद्धि में कर सकते हैं हम, लेकिन वैसे जन्मजात है भाई बुद्धि, प्राकृतिक भी आप बोल सकते हो। दूसरी जो विशेषता है बुद्धि की, वो लिखो भाई बुद्धि योग्यता का नाम है। अभी हमने लिखे थे भी बुद्धि क्या है, योग्यता है, बुद्धि योग्यता है। अब योग्यता कैसी है भाई, जो भी योग्यता है, जो भी जीवन जीने की योग्यता आपके अंदर है, समाज में अपने आप को ढालने की, समायोजन की, सीखने की, हर रोज आप कुछ कुछ नया सीख रहे हो, वो सब क्या है, बुद्धि है भाई। तो बुद्धि योग्यता है, और योग्यता किसकी, समायोजन की है, अमूर्त चिंतन की है, और किसकी, अधिगम की। ये योग्यता क्या है, बुद्धि योग्यता है। और आगे हम देखेंगे भाई बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है, ये भी अपने आप में एक विशेषता है, दिखाई नहीं देती, ये अमूर्त है। और अगली जो विशेषता है भाई बुद्धि की, वो है बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील है। देखो बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील है। यहां देखो थोड़ा सा डाउट आप लोगों को रहता है, लेकिन देखो यहां हमने देखा बुद्धि क्या है, जन्मजात है, लेकिन यहां कहा परिवर्तनशील है। जन्मजात है लेकिन उसे हम विभिन्न वातावरण में या और किसी तरीके से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं,
और उसका विकास भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे कोई भी आप ये लगा लो कि कोई कम बुद्धि का मंद बुद्धि है बालक, तो उसको हम सही वातावरण में और उसके ऊपर मेहनत करके हम उसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा आप इंटेलिजेंट बना दोगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप परिवर्तन कर दोगे, उसकी बुद्धि में थोड़ा सा क्या विकास हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, याद रखनी है आपकी, क्योंकि ये जन्मजात आते ही आप ये सोच लेते हो कि जन्म के समय मिली है हमें, अब कुछ नहीं करना, बुद्धि तो हमारे पास है ही नहीं, उसको हम उसका विकास करना पड़ता है, वो हम करते हैं। इसीलिए तो देखो आप पढ़ते हो एक ऐसे माहौल में, घर में भी आपको अलग से एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, माँ बाप अच्छी अच्छी आपको बातें बताते हैं। तो इस तरह से सर्वांगीण समाज से कुछ सीखते हो, इस तरह से सर्वांगीण विकास होता है मनुष्य का, जो जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो हम इसे इस परिवर्तन कर सकते हैं या विकास कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा विकास कर सकते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा, कहीं से कोई ट्रेनिंग लेके हम किसी कौशल को अपने अंदर जो है उसको और निखार सकते हैं। इसी तरह से देखिए ज्ञान बुद्धि का घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान और बुद्धि का अगली विशेषता जो है वो है भाई ज्ञान और बुद्धि का, और ये आया हुआ प्रश्न है भाई, ज्ञान और बुद्धि का घनिष्ठ संबंध है। अब देखो यहां संबंध किसका है, ज्ञान का और बुद्धि का, और यहां और कुछ लिख दिया जाएगा कि अभिप्रेरणा का और बुद्धि का। शायद इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि घनिष्ठ संबंध है, तो याद रखना अभी ज्ञान और बुद्धि का घनिष्ठ संबंध है। यानी कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप ज्ञान को बढ़ा सकते हो, अर्जित कर सकते हो, लेकिन यदि बुद्धि नहीं है तो ज्ञान आपको नहीं हो सकता। इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। यानी कि बुद्धि तो क्या मुख्य चीज तो बुद्धि है, और बुद्धि के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों का घनिष्ठ संबंध है, बुद्धि का और ज्ञान का, क्योंकि ज्ञानी आदमी बुद्धिमान व्यक्ति ही तो होता है। आगे देखेंगे भाई, अगली विशेषता है कि बुद्धि क्या है भाई। देखो बुद्धि क्या है, ये सीधी सी बात है भाई, अच्छे बुरे का, नैतिक अनैतिक का, तर्क कुतर्क, इनमें जब अंतर करना आपको आता है तो यानी कि आप में बुद्धि है। तो जहां अच्छाई बुराई या तर्क कुतर्क है, नैतिक अनैतिकता का बोध जहां आप कर सकते हो अंतर, वहां क्या है भाई बुद्धि। ये विशेषता है बुद्धि की अपनी, कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप अच्छे बुरे में, तो अगले विशेषता लिखो आप, नैतिक अनैतिक, नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा, तर्क कुतर्क, सत्य असत्य, तर्क कुतर्क, सत्य असत्य में अंतर की योग्यता, में अंतर करने वाली योग्यता क्या है भाई, बुद्धि है। अंतर करना जब आपको आ जाता है तो आप बुद्धिमान हो, इसका मतलब। तो अंतर करने की योग्यता, तो बुद्धि की विशेषता क्या है भाई, आप नैतिक अनैतिक को पहचान सकते हो, तर्क कुतर्क को, सत्य असत्य को पहचान सकते हो। ये बुद्धि की विशेषता है अपनी एक। अगली विशेषता लिखो भाई हम, कि बुद्धि की विशेषता क्या, कुछ भी लगा लो आप, बुद्धि है ना भाई। जैसे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं भाई, क्रो एंड क्रो, दंपत्ति हुए हैं, ये पति पत्नी थे, क्रो एंड क्रो। हमने अधिगम की परिभाषा में भी उनकी परिभाषा देखी थी। उन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वो 16 वर्ष तक जितनी आनी होती है वो आ लेती है भाई। यानी कि बुद्धि का विकास 16 वर्षों तक हो लेता है। 16 वर्ष के आप होते हो ना, यानी कि अब आप सब लोगों का बुद्धि का विकास हो चुका। तो लिखो भाई कि बुद्धि का विकास या बुद्धि का विकास 16 से 18 वर्ष तक हो लेता है। 16 वर्ष तक, या कहीं कहीं ये 18 वर्ष तक भी है, 18 वर्ष तक हो जाता है।
यानी कि जिस तरह से हमने अधिगम वक्र पढ़े थे भाई, उसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे जन्म हुआ आपका, और जन्म के समय आपकी बुद्धि यहाँ तक देखो, इस तरह से आप हो गए भाई अब 18 वर्ष के। अब आपकी बुद्धि बस जो विकसित होनी थी वो हो गई, अब सरल रेखीय चलेगी ये, यानी कि अब ये क्या है, लंबवत थी अब तक तो क्या था, लंबवत। और अब क्या है ये, अब ये सरल रेखीय आप बोल सकते हो, या इसको क्षैतिजीय बोल सकते हो। इस तरह से बुद्धि चलती है भाई, इस तरह से 16 वर्ष या 18 वर्ष तक जो बुद्धि का विकास होना होता है वो हो लेता है। जो बढ़नी होती है ना बुद्धि, वो बढ़ जाती है। बाद में सिर्फ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। अब देखो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है, और सीटेट में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है भाई बुद्धि से, कि बुद्धि पर सबसे महत्वपूर्ण, आप इस बात को लिख लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलो, कि बुद्धि पर धर्म, जाति, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, लिंग और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो कई बार सीटेट में प्रश्न देखा है कि लड़कों में लड़कियों से ज्यादा बुद्धि होती है, कौन सा कथन सही है? और इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि लड़कों में लड़कियों से ज्यादा बुद्धि होती है, लड़कियों में लड़कों से ज्यादा बुद्धि होती है, तो ये गलत है भाई। इसमें लिंग का सब में समान होती है बुद्धि, ने धर्म का प्रभाव पड़ता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या कहीं का स्थान कहीं का भी हो भाई, चाहे वो डेजर्ट यानी के रेगिस्तान का है या वो कहीं का भी है, लेकिन बुद्धि का कोई वो संबंध नहीं है, इससे कोई प्रभाव बुद्धि का नहीं पड़ता। सभी जगह वो जन्मजात है, और जिस तरह का वातावरण आप उसको दोगे उसी तरह से उसकी बुद्धि का विकास होगा। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और अब देखो ये जो आरक्षण वाला है ना, जो बच्चे कई कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, भाई आप आरक्षण दे रहे हो तो आर्थिक आधार पर दो, ये मुद्दा अब चला हुआ है। तो उसका कहने का मतलब यही है कि बुद्धि, ये नहीं है कि बुद्धि किसी जाति विशेष में पैदा होने से बुद्धि कम हो गई आप में या ज्यादा हो गई। वो सबसे ज्यादा प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ता है वातावरण का, वंशानुक्रम का भी पड़ता है, लेकिन ये लिंग के आधार पर या लड़कियों को जैसे आरक्षण दिया गया है, तो ये नहीं है कि लड़कियों में कम बुद्धि है इसलिए उनको दिया गया है। ये अलग जाति के आधार पर या इस तरह से हम बुद्धि का निर्धारण नहीं कर सकते कि इसमें कम है इसमें ज्यादा नहीं। तो धर्म, जाति, लिंग और स्थान का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आगे भी यहां से प्रश्न बनेगा। अब देखो भाई थोड़ा सा और रह गया हमारा बुद्धि को प्रभावित करने वाला, क्योंकि वहां से भी 2-3 बार कई बार मैंने प्रश्न देखा है। और एस्टेट में तो सबसे प्रिय प्रश्न है भाई वो एस्टेट का, तो क्योंकि एक बार मैंने देखा है सुबह जो पीआरटी का पहले वाले दिन पेपर होता है, और टीजीटी और पीजीटी तीनों में प्रश्न पूछा गया बुद्धि से, और वो एक ही तरह का घुमा के थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के साथ प्रश्न पूछा गया। तो देखो भाई यहां से हम लिखेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाली, ये तो विशेषता है भाई बुद्धि की और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। अब हम देखेंगे भाई बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि बुद्धि को क्या क्या प्रभावित कर सकता है। अब देखो भाई सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक जो प्रभावित कारक करता है वो है भाई वातावरण, और इसको आप मान के चलो यहां महत्वपूर्ण भी लगा लो और इसके आगे लिखो भाई सर्वाधिक जो प्रभावित करता है बुद्धि को वो करता है भाई वातावरण। आप जिस तरह के वातावरण में रहते हो उस तरह ही आपकी बुद्धि का विकास होता है। लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। वंशानुक्रम यानी कि जैसे आपके माँ बाप हैं उसी तरह की आप में बुद्धि होगी, ये वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। और तीसरे कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है
कि वातावरण और वंशानुक्रम की अंत्य क्रिया प्रभावित करती है बुद्धि को। तो ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। तो यहां लिखो भी वातावरण और वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम की अंत्य क्रिया। अब देखो यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनते हैं भाई। सबसे पहले प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि यहां से प्रश्न मैं जैसे बता रही हूं वैसे ही प्रश्न बनेंगे और वैसे ही आपको उत्तर देने हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया एक बार कि बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, और ऑप्शन में डाला गया भी वातावरण वंशानुक्रम या वातावरण और वंशानुक्रम दोनों, और वहां उत्तर आना था सिर्फ वातावरण, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक, बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वातावरण। सीधा सीधा प्रश्न एक बार पूछा गया कि बुद्धि को प्रभावित करता है वातावरण वंशानुक्रम या वातावरण और वंशानुक्रम अंतःक्रिया, तो वहां प्रश्न का उत्तर आना था भी वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। क्योंकि देखो वातावरण तो सर्वाधिक प्रभावित करता है और वंशानुक्रम तो सिर्फ नाम मात्र का प्रभावित करता है भाई। क्योंकि आपने देखा होगा, जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप में यदि बुद्धि ज्यादा है तो बच्चा भी ज्यादा बुद्धिशाली होगा, नहीं, हो ही नहीं सकता। कई बार तो बिल्कुल विपरीत रेयर केस देखे गए जहां बिल्कुल ही विपरीत है। लेकिन वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया मान सकते हैं, नाम मात्र का तो प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का भी, लेकिन सबसे ज्यादा वातावरण का मानेंगे। और फिर अगर सीधा सा प्रश्न पूछा जाए आपसे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम वातावरण या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, तो फिर आपका उत्तर होगा भाई दोनों, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों होगा फिर उत्तर। तो ये थोड़ा सा अंतर आप लोग समझ रहे होंगे, और मेरा बताने का मकसद यही है कि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं भाई, और बिल्कुल आसान है। क्यों आप एक नंबर अपना गंवाना चाहते हो? ध्यान से देखो प्रश्न को, एक दो बार पढ़ो, क्या जल्दबाजी है। ये था भाई आज हमारा बुद्धि का जो पूरा कंप्लीट हो गया है भाई, बिल्कुल आसान है। और यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलेगा। जहां साइकोलॉजी पूछी जाती है वहां ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।